नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अलोहा, लेकिन हम अलोहा शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि समझ लेते हैं कि या एक तरीके से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस में क्या देखा। जैसा कि दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, और आज की टेक्नोलॉजीज़ में कंप्यूटर नेटवर्क का एक इम्पॉर्टेंट या कहें कि की रोल है। हम प्रेजेंट टाइम में सेकेंड यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने OSI लेयर की 7 लेयर जो मैंने बताई थी, जिसमें से पहली लेयर है आपकी फ़िज़िकल लेयर, उसके बारे में फर्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िकली कैसे इक्विपमेंट को आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं, गाइडेड अनगाइडेड मीडियम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस की थी दोस्तों। नाउ इस समय हम लोग सेकेंड यूनिट में हैं, और सेकेंड यूनिट हमारी डाटा लिंक लेयर है। कौन सी है दोस्तों? डाटा लिंक लेयर। और डाटा लिंक लेयर में जब भी मैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट करता हूं तो मैं बार बार बताता हूं आपको कि 2 सब लेयर इसके अंदर होती हैं। एक आपकी LLC और दूसरी आपकी मैक। LLC यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। LLC का काम क्या है कि वो फ्लो को कंट्रोल करती है, एरर को चेक करती है, और बिट को फ्रेम में कन्वर्ट करती है। बात करें दोस्तों अगर मैक की, तो मैक हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर है, यानी कि जो भी इक्विपमेंट पर्टिकुलर नेटवर्क में के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको ऑथेंटिकेट करना, ऑथराइज़ करना कि वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क में डाटा को सेंड कर सके और रिसीव कर सके दोस्तों। ठीक है, हमने इसमें मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक देखा है, हमने इसमें चैनल एलोकेशन स्कीम देखी है, और दोस्तों लास्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने देखा मीडियम एक्सेस कंट्रोल में रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था CSM विद CD और CSM CA। CSM का हमारा फुल फॉर्म था दोस्तों कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या था दोस्तों? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। CSM CD का हमारा फुल फॉर्म था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल, और CSM CA का फुल फॉर्म था हमारा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इन तीनों के अलावा जो हमारा चौथा था वो है अलोहा, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो अलोहा के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन तीनों प्रोटोकॉल के बारे में फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें CSM की, तो मैंने बताया था कि किस तरीके से कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि पहले वो उस मीडियम को सेंस करता है जिस मीडियम के थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र करना है। मीडियम अगर आइडियल है तो उस केस में वो डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। मीडियम अगर आइडियल नहीं है तो उस केस में वो डाटा को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वेट करेगा जब तक कि मीडियम फिर से आइडियल नहीं हो जाता दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों 2 पार्ट में हमने CSM को देखा था। एक हमारा CSM CD और एक हमारा CSM CA। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के मीडियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या 2 तरीके के मीडियम हमारे होते हैं। एक हमारा होता है दोस्तों वायर्ड मीडियम,
क्या होता है दोस्तों, एक हमारा वायर्ड मीडियम होता है, और एक हमारा वायरलेस मीडियम होता है। ठीक है ना, यानी गाइडेड अनगाइडेड। ठीक है ना। तो जो हमारा CSM CD है वो हमारा वायर्ड मीडियम में यूज़ होता है, और ये जो हमारा CSM CA है वो हमारा वायरलेस मीडियम में यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा CSM/CD है यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन, इसमें हमारा यूज़ होता, ये हमारा वायर्ड मीडियम के लिए यूज़ होता है। और CSM/CA की बात करें यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस, तो ये हमारा वायरलेस मीडियम के लिए यूज़ होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किस तरीके से CSM/CD की अगर हम बात करें, ठीक है, CSM/CD की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो CSM/CD में क्या है कि पहले वो कैरियर को सेंस करेगा, या वायर्ड मीडियम में चूँकि यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, किस में यूज़ होता है, वायर्ड मीडियम में। तो उस केस में पहले ये क्या करता है कि कैरियर को वो सेंस करेगा। कैरियर को माने सपोज कीजिए अगर इस D से इस A के पास मैसेज जाना है, तो जो उसका कैरियर है वो उसको सेंस करेगा। अगर इस कैरियर फ्री है तब वो डाटा को सेंड करेगा, अदरवाइज़ अगर वो कोलिजन को डिटेक्ट कर रहा है तो वो कैरियर को तो वो डाटा को सेंड नहीं करेगा। लेकिन वो कैरियर को सेंस तभी कर पा रहा है क्योंकि वो जो मीडियम है वो मीडियम आपका वायर्ड मीडियम है, दिख रहा है, इसलिए वो उसको सेंस कर पा रहा है। ड्रॉबैक भी था इसका दोस्तों एक, ठीक है ना। और वो ड्रॉबैक क्या था दोस्तों कि ये अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है ना, इसमें क्या है कि एक A है, एक आपका B है। अगर ये दोनों स्टेशन एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे हैं तो दोनों स्टेशन को कैरियर को सेंस करने की एक कैपेसिटी, एक लिमिट होगी। सपोज़ कीजिए B ने यहाँ तक कैरियर सेंस किया, A ने यहाँ तक कैरियर सेंस किया, तो बीच का जो प्लेस है, ये जो प्लेस है, ये प्लेस कौन, इस प्लेस में अगर कोई पैकेट है तो फिर ना उसको A सेंस कर पाएगा ना उसको B सेंस कर पाएगा, और उस केस में कोलिजन हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि A और B जो दो नोड हैं उनको अगर वो काफ़ी दूरी पे ऐसे अरेंज करें कि वो कोई भी रेंज उनसे छूटे ना। ठीक है। बहरहाल दोस्तों, ये तो हमने वायर्ड मीडियम के बारे में बात किया था, लेकिन अगर बात करें CSM CA की, ठीक है दोस्तों, किसकी बात करें, CSM CA की, यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल। ठीक है। तो इसमें जो है 4-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बताया था, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, व्हाट इज़ 4-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल, हाउ टू मैनेज कम्युनिकेशन यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, मैंने प्रीवियस क्लास में आज में बताया था कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक RTS यानी कि क्लियर टू सेंड मैसेज, RTS यानी रिक्वेस्ट टू सेंड मैसेज 20 बाइट का, और एक आपका CTS होता है यानी क्लियर टू सेंड मैसेज, वो भी 20 बाइट का। और 4-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज़ करके पर्टिकुलर डाटा को सेंड किया जाता है, यानी कि एक आपका सेंडर, एक आपका रिसीवर। तो अगर RTS की बात करें तो सेंडर जो है वो रिसीवर के पास एक 20 बाइट का RTS मैसेज भेजता है, रिक्वेस्ट टू सेंड मैसेज, कि क्या मैं पैकेट को सेंड कर सकता हूँ। रिसीवर के पास अगर टाइम है कि वो पैकेट को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, तो वो एक क्लियर टू सेंड मैसेज रिसीवर के पास, सेंडर के पास भेजता है, यहाँ आप सेंड कर सकते हैं। जब ये मैसेज सेंडर को मिल गया तो सेंडर ने डाटा सेंड किया रिसीवर को, और रिसीवर को जब डाटा मिल गया तो रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया कि हाँ आपका डाटा मुझे मिल गया। तो आपने देखा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 प्रोसेस के थ्रू
हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। इसीलिए हम इसको दोस्तों 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम यहाँ पे CSM का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए इसके बीच में जो हमारा कैरियर है वो कोई वायर्ड मीडियम नहीं है, वायरलेस मीडियम है। ये हमारा वायरलेस मीडियम है और वायरलेस मीडियम होने के नाते यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम यहाँ कैरियर को सेंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कैरियर कहाँ है। तो चूंकि कैरियर नहीं है तो हम कोलिजन को अवॉइड करने के लिए वायरलेस मीडियम में इस 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज़ करके कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होप सो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों जो मैंने आज का टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है, वो हमारा टॉपिक है दोस्तों अलोहा। अलोहा यानी कि एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पुटअप होता है कि अलोहा में और CSM CA जो कि ये भी वायरलेस के लिए ही यूज़ होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम डिफरेंसेस की बात करें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस दोस्तों इतना है कि CSM/CA में क्या है कि ये एक टाइम में एक ही बंदा डाटा को सेंड कर रहा है। इसमें लिमिट है कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाएगा तब तक दूसरा पैकेट सेंड वो नहीं करेगा। लेकिन अलोहा में क्या है कि कोई कभी भी कितने भी नोड हों वो सब कभी भी डाटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि मल्टीपल यूज़र विद इन अ टाइम सेंड डाटा, यानी कि एक बार में एक से ज़्यादा कस्टमर एक ही साथ डाटा को सेंड कर सकते हैं, ये आपका अलोहा है। और CSM में ऐसा नहीं है, एक साथ सारे के सारे बंदे डाटा सेंड नहीं कर सकते हैं जब तक कि रिसीवर के थ्रू उसको CTS यानी क्लियर टू सेंड मैसेज का मैसेज नहीं मिलेगा, तब तक वो डाटा नहीं सेंड कर सकते हैं। लेकिन अलोहा में ऐसा कुछ नहीं है, अलोहा में सब के सब जब चाहे तब डाटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि अलोहा भी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है और CSM भी आपका वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो फिर क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस यही है कि अलोहा में कभी भी कोई भी किसी भी टाइम स्लॉट में डाटा को सेंड कर सकता है और CSM में CA में ऐसा नहीं है। जब तक रिसीवर की तरफ से आपको क्लियर टू सेंड मैसेज का 20 बाइट का फ्रेम या रिक्वेस्ट मतलब कि पैकेट नहीं मिलेगा, तब तक सेंडर डाटा को सेंड नहीं करेगा। वो वेट करेगा कि उसको क्लियर टू सेंड मैसेज रिसीवर की तरफ से मिल जाए, देन वो डाटा को सेंड करे। ठीक है, तो दोस्तों अब आइए देखते हैं अलोहा के बारे में कि अलोहा क्या है, कैसे वर्क करता है। हाँ दोस्तों, तो आइए देखा जाए। तो जैसा देखिए अलोहा में लिखा हुआ है दोस्तों, अलोहा आल्सो कॉल्ड द अलोहा मेथड refers to a simple communication scheme in which each source in a network sends data whenever there is a frame to send. If the frame successfully reach the destination, the next frame is sent. यानी जब पहला फ्रेम रिसीवर में पहुंच जाता है तो दूसरा फ्रेम भेजा जाता है। If the frame fail to be received at the destination it is sent again. और अगर कोई फेल हो जाता है पैकेट रिसीवर एंड पे भेजने पे तो उसको दोबारा से सेंड किया जाता है। ठीक है, दिस प्रोटोकॉल was originally developed at the University of Hawaii for use with satellite communication system in the public. इट वॉज डिज़ाइंड फॉर वायरलेस लैब। तो इसके दोस्तों कुछ की पॉइंट हैं। ये अलोहा है आपका। अलोहा को दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप लोग अगर हम टाइप की बात करें अलोहा की, तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक आपका प्योर अलोहा और एक आपका स्लॉटेड अलोहा। 2 तरीके के अलोहा हैं
जिसमें इसको डिवाइड किया गया है। एक आपका प्योर अलोहा और दूसरा आपका क्या है दोस्तों, स्लॉटेड अलोहा। ठीक है ना। तो हम लोग आज प्योर अलोहा के बारे में देखेंगे कि प्योर अलोहा क्या है और किस तरीके से प्योर अलोहा वर्क करता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्योर अलोहा क्या है। लेकिन एक चीज़, प्योर अलोहा स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको मैं और थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देख लीजिए कि अलोहा के कुछ नियम हैं। पहला क्या है कि एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट डाटा एट एनी टाइम। दूसरा, नो कैरियर सेंसिंग। तीसरा, कोलिजन पॉसिबल। चौथा, एक्नॉलेजमेंट। और पांचवा है रीट्रांसमिटिंग द डाटा। ये इसके की पॉइंट है अलोहा के कि क्या कि कभी कोई भी स्टेशन डाटा सेंड कर सकता है, कैरियर को सेंस इसमें नहीं किया जाता, कोलिजन इसमें पॉसिबल है क्योंकि एक ही टाइम पे सब लोग डाटा सेंड कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ होता है और डाटा रीट्रांसमिट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस फिगर को अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इस फिगर में सपोज कीजिए कि ए ने ई को डाटा सेंड किया, तो वो ई के पास डाटा भेज रहा है और ई से उसको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जब ए का मून किया उसने ई को डाटा भेज दिया और ई को जब डाटा मिल गया तो वहाँ पे वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दे रहा है, जिससे कि ए को पता चल जा रहा है कि डाटा पहुँच गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात होती है कि मान लीजिए कि जो एक्नॉलेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ए ने अगर ई को डाटा सेंड किया और एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं आया तो कितने टाइम तक ए वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का? 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, भाई कोई टाइम पीरियड तो होगा। तो उस टाइम पीरियड को, जिस टाइम पीरियड में वो एक्नॉलेजमेंट ना आने पे उसी डाटा को दोबारा से रीसेंड करता है, उसको हम लोग कहते हैं बैक ऑफ टाइम। क्या कहते हैं दोस्तों? बैक ऑफ टाइम। कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैंडम टाइम और बैक ऑफ टाइम मीन्स टाइम टेकन बाय नोड टू रीसेंड डाटा इफ़ नॉट एक्नॉलेजमेंट गेट। एसीके का मतलब एक्नॉलेजमेंट है, यानी कि वो समय, बैक ऑफ टाइम वो टाइम है जिस समय में नोड जो है दोबारा से सेम पैकेट को रीसेंड करता है जब उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। ठीक है, जब उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। तो आइए देखते हैं। पहला, इफ़ सेंडर गेट एक्नॉलेजमेंट दैट मीन्स पैकेट इज सेंड ए टू बी। और दूसरा क्या लिखा हुआ है कि इफ़ सेंडर नॉट गेट एक्नॉलेजमेंट बाय रिसीवर मीन्स पैकेट नॉट सेंड, देन पैकेट रीट्रांसमिट आफ्टर सम टाइम, सम रैंडम टाइम। दिस रैंडम टाइम इज़ आल्सो नोन एज बैक ऑफ टाइम। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बैक ऑफ टाइम क्या होता है, ये कैसे यूज़ किया जाता है, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि बैक ऑफ टाइम उस टाइम को कहते हैं जिसमें नोड दोबारा से रीट्रांसफ़र करता है सेम पैकेट को। ठीक है, तो अलोहा ये था। अब जैसा कि मैंने बताया कि टाइप ऑफ अलोहा में 2 टाइप का अलोहा है, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। कौन कौन से अलोहा? एक आपका प्योर अलोहा और दूसरा आपका दोस्तों स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, तो आइए अब प्योर अलोहा के बारे में देखते हैं कि प्योर अलोहा क्या है और कैसे वर्क करता है। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि प्योर अलोहा भी, जो अभी मैंने अलोहा के बारे में बताया, वही सारी चीज़ें प्योर अलोहा में भी होती हैं। मैंने वही प्योर अलोहा भी अलोहा को ही प्योर अलोहा भी कहते हैं, और वही सारे रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि पहला अगर देखें तो एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट डाटा एनी टाइम, नो कैरियर सेंसिंग, कोलिजन पॉसिबल,
एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, और रीट्रांसमिट द डाटा, यानी कि कभी भी कोई भी स्टेशन डाटा को सेंड कर सकता है, कैरियर को सेंस नहीं किया जा सकता, कभी कोई भी सेंड कर सकता है, तो कोलिजन पॉसिबल है। एक्नॉलेजमेंट का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि रिसीवर सेंडर को ये पता चल सके कि डाटा उस तक रिसीवर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो उस केस में कुछ टाइम पीरियड के बाद सेंडर जो है दोबारा से उसी पैकेट को रीसेंड करेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बैक ऑफ टाइम, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बैक ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए चलिए फिगर पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये प्योर अलोहा का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग, एक सेकेंड, हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को ये फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर पे आप लोग नोटिस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इस फिगर में देखिए दोस्तों, एक टाइम स्लॉट बना हुआ है। ये अलग अलग आपके टाइम स्लॉट हैं। ठीक है, ये सब आपके अलग अलग टाइम स्लॉट हैं। ठीक है, अब अलोहा प्योर अलोहा क्या कहता है कि कोई भी नोड कभी भी डाटा सेंड कर सकता है। तो भले ही ये हमने तीन टाइम स्लॉट बनाए हैं, 1, 2 और 3, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये टाइम स्लॉट स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, लेकिन ए ने डाटा सेंड बी से करना शुरू किया है। बी की बात करें तो बी दूसरे टाइम स्लॉट के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन सी की बात करें तो अभी दूसरा वाला बी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसके बी से ही सी ने भी अपना डाटा सेंड करना शुरू कर दिया है। तो इस केस में दोस्तों कोलिजन की संभावनाएं जो हैं वो 2 टाइम पे हैं, एक यहाँ पे और दूसरा दोस्तों आपकी यहाँ पे, यानी कि 2 ऐसी टाइम है जहाँ पे कोलिजन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हमने वनरेबल टाइम की बात करें तो हमने 2FR लिखा हुआ है। अब बात करते हैं भाई वनरेबल टाइम क्या है। तो दोस्तों वनरेबल टाइम की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वनरेबल टाइम क्या है, कि द टाइम इन विच देयर इज अ प्रोबेबिलिटी और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कोलिजन टू टेक प्लेस, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि कोलिजन हो सकता है। ठीक है ना, तो कोलिजन फ्री करने के लिए जितना वनरेबल टाइम लग रहा है उतना हम उसको अलॉट कर दें। यानी कि अगर हम, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक ये जो टाइम स्लॉट है इसको हम क्या कह रहे हैं, TFR। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, TFR। ठीक है, तो अगर ये एक TFR हुआ, ये 2 TFR हुआ, अगर हम एक पैकेट को ये 2 TFR अलॉट कर दें तो फिर ना उसके आगे कहीं पैकेट निकलेगा ना उसके पीछे कहीं पैकेट निकलेगा, और इसको जो है ये आसानी से बिना कोलाइड किए हमारा एक पैकेट जो है वो डाटा सेंड कर सकता है। यानी एक एंड से दूसरे एंड तक हमारा डाटा आसानी से पहुंच जाएगा अगर हम एक फ्रेम को 2 टाइम स्लॉट अलॉट करें। एक फ्रेम को 2 टाइम स्लॉट अगर हम अलॉट कर रहे हैं तो हमारा डाटा जो है वो आसानी से विदाउट कोलिजन के ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है
कि वनरेबल टाइम हमारा 2 TFR क्यों है, क्योंकि कोलिजन के चांसेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, मैंने कोलिजन के कितने चांसेज हैं, तो हमने बताया आपको कि कोलिजन के यहाँ पे 2 चांसेज हैं, आपको दिख रहा होगा कोलिजन के आपके 2 चांसेज हैं, एक यहाँ पे, इसलिए वनरेबल टाइम हमारा 2 TFR निकल गया, ठीक है ना। और TFR अगर निकालना हो तो हमने पता है ट्रांसमिशन डिले क्या है, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ के फार्मूले से हम TFR निकालेंगे, और यहाँ पे वनरेबल टाइम प्योर अलोहा की बात करें तो वो हमारा 2 TFR है। क्या है दोस्तों, 2 TFR, ठीक है, ये हमारा वनरेबल टाइम है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इफ़िशियंसी और मैक्सिमम इफ़िशियंसी को ईटा कहते हैं, मैक्सिमम थ्रूपुट को एसमैक्स कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, इसीलिए हमने और यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे ईटा की वैल्यू क्या है, G × e⁻²g और S = G × e⁻²g, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इस फार्मूला के थ्रू हम प्योर अलोहा की मैक्सिमम इफ़िशियंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए फिर देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ देखिए आप G, इस फार्मूले में एक G है और एक E है, ठीक है ना। इन दोनों को कैलकुलेट कर, अगर इन दोनों की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम मैक्सिमम थ्रूपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो G क्या लिख रहा है, एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, यानी कि फ्रेम जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, यानी कि एक फ्रेम को ट्रांसफ़र करने के लिए कितना टाइम सिस्टम जनरेट कर रहा है ताकि वो कोलिजन फ्री हो सके, ये हमारा क्या है, G है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमने आपको बताया था कि अगर 2 TFR 2 टाइम स्लॉट अगर एक फ्रेम को हम प्रोवाइड करें तो उस केस में हमारे कोलिजन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने G की वैल्यू को क्या रखा, एक फ्रेम और उसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कितना टाइम कितना TFR उसको दिया जा रहा है, 2 TFR। तो यहाँ पे G की वैल्यू प्योर अलोहा के लिए क्या हो गई, 1/2। क्या हो गई दोस्तों, 1/2, ठीक है ना। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है G की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। E हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम, जिसको पहले से डिफाइन किया गया है कि एक्सपोनेंशियल बैकअप टाइम कितना होगा आपका, 2.714। क्या होगा दोस्तों आपका, 2.714। ये क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो अब हमें G की वैल्यू मिल गई, हमें E की वैल्यू मिल गई, तो हमारे पास जो फार्मूला है दोस्तों, कौन सा फार्मूला, इफ़िशियंसी का फार्मूला, उसमें हम या ये हम वैल्यूज़ को रखते हैं। तो G की जगह पे 1/2 इंटू e⁻² इंटू 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 2 से 2 को काट दिया और E की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी, और जब हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया तो हमने क्या देखा, जब हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया तो हमने पाया कि एसमैक्स जो है 0.184 या फिर कहें कि 18.4% जो है वो हमारा निकल के आया। और ये किसका निकल के आया दोस्तों, ये निकल के आया हमारा प्योर अलोहा का। किसका निकल के आया, प्योर अलोहा का दोस्तों, ठीक है। आइए देखिए नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, इसको हम ध्यान देते हैं। हाँ, नोट्स में जैसे देखिए लिखा हुआ है, एन एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ is an algorithm that uses a predefined process to gradually
multiplicatively decreases the rate of an operation to find a more acceptable rate. For example, the protocol that govern Ethernet network communication use an exponential backoff to gradually reduce the rate of data transmission in a packet collision is detected। ठीक है, तो कुल मिला जुला के दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको प्योर अलोहा का जो मैक्सिमम थ्रूपुट है वो कैसे मैंने निकाला है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपको फाइंड आउट करना है उसमें कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। यानी कि एक तो आपका वनरेबल टाइम और वनरेबल टाइम 2TFR क्यों आया ये आपको मैंने बताया। ये आपके इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है। और जी की वैल्यू 1/2 क्यों है, क्योंकि एक फ्रेम को हमने 2TFR अलॉट किया है इस फिगर के अकॉर्डिंग ताकि वो कोलिजन फ्री रहे, इसलिए जी की वैल्यू हमने 1/2 रखी है। ई हमारा एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम है जो कि फिक्स है 2.714। अगर एग्ज़ाम में पेपर में एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम कुछ और दिया हुआ है तो आपको वो यूज़ करना है, लेकिन अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो वहाँ पे आप 2.714 का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से आपने फार्मूला में रखना है और आपको फिर जो वैल्यू है यानी कि 18.4 प्योर अलोहा की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो है इसी प्योर अलोहा की इफ़िशियंसी के ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।